वेलकम टू अचीवर्स अकेडमी। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं स्टूडेंट्स गोस थ्योरम। तो गोस थ्योरम क्या कहती है स्टूडेंट्स, अगर आपके पास एक क्लोज सरफेस है जिसके अंदर कुछ चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है, सिंगल चार्ज भी हो सकता है या सिस्टम ऑफ चार्ज भी हो सकता है, तो उन चार्जेस की वजह से जो फ्लक्स बाहर निकल रहा है या अंदर एंटर कर रहा है, उस फ्लक्स की वैल्यू उसके अंदर जो चार्ज रखा हुआ है उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, 1/ε0 से मल्टीप्लाई कर दो तो उसके इक्वल होती है। वापस से रिपीट करता हूं, एक आपके पास क्लोज सरफेस है, इसके अंदर सिस्टम ऑफ चार्जेस रखे हुए हैं। स्टूडेंट्स अगर चार्जेस कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, तो फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी, यानी ये वाला जो फ्लक्स है इसको आप पॉजिटिव फ्लक्स मान सकते हो। और अगर आपके पास नेट चार्ज नेगेटिव है तो उसमें फील्ड लाइंस अंदर एंटर करेगी, यानी नेट फ्लक्स कैसा है, नेगेटिव मान सकते हैं हम लोग इसको। तो जो नेट फ्लक्स बाहर निकल रहा है या अंदर एंटर कर रहा है किसी क्लोज सरफेस के अंदर, उसकी वैल्यू किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन ε0 के इक्वल होती है। क्या ये बोल सकते हो जो चार्ज एनक्लोज्ड है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 1/ε0 से, तो मेरे को टोटल फ्लक्स कितना है उस क्लोज सरफेस से बाहर निकल रहा है उसकी वैल्यू आ जाएगी। एक बार डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। It states that the total flux through a closed surface, ये closed surface बोलना स्टूडेंट्स बहुत जरूरी है। तो जो closed surface है यानी पूरी क्लोज बाउंड्री है, उसके अंदर एक चार्ज रखा हुआ है, एक चार्ज या सिस्टम ऑफ चार्जेस रखे हुए हैं, तो उससे जो फ्लक्स बाहर निकल रहा है या फ्लक्स एंटर हो रहा है उसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, चार्ज एनक्लोज्ड मल्टीप्लाई बाय 1/ε0। ठीक है, तो it states that the total flux through a closed surface is 1/ε0 times the net charge enclosed by the closed surface। तो अगर आपके पास एक सरफेस है जो कि क्लोज्ड है, उसके अंदर अगर Q चार्ज रखा हुआ है तो इससे जो टोटल फ्लक्स बाहर निकल रहा है, अगर मान लेते हैं कि कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उस कंडीशन में जो फील्ड लाइंस होंगी वो बाहर निकल रही होंगी, तो जो नेट फ्लक्स है स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल होगा, Q enclosed, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1/ε0 से, तो इसकी वैल्यू हो जाती है Q enclosed अपॉन ε0। अच्छा, फ्लक्स का हमने एक फॉर्मूला देखा हुआ था पहले, क्या इरेगुलर सरफेस हो, ठीक है, इरेगुलर सरफेस हो, उस कंडीशन में हमारे पास क्या है कि जो टोटल फ्लक्स आता है स्टूडेंट्स क्लोज सरफेस के लिए जो टोटल फ्लक्स आता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds। तो फ्लक्स के हमारे पास अब दो फॉर्मूले हो गए स्टूडेंट्स, एक फॉर्मूला हो गया जो कि गोस थ्योरम से आता है, दूसरा फॉर्मूला जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से आता है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसका प्रूफ भी देख सकते हैं। प्रूफ हमने क्या किया, हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो उसकी कुछ फील्ड लाइंस बाहर निकल रही, हमने एक इमेजिनरी सरफेस बना दी, हमने एक इमेजिनरी सरफेस बना दी, उस इमेजिनरी सरफेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, गॉसियन सरफेस बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। तो इस गॉसियन सरफेस जो कि क्लोज सरफेस है, एक्चुअली में वहां सरफेस एग्जिस्ट नहीं कर रही, पर हम मानते हैं कि ये पूरा क्या हो गया, पैक हो गया, कौन, चार्ज। अब चार्ज क्या है, इस बाउंड्री के अंदर है स्टूडेंट्स, तो पूरा एनक्लोज्ड हो गया है, इससे जो टोटल फ्लक्स बाहर निकलेगा उसकी वैल्यू Q enclosed अपॉन ε0 होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम। एक बार चेक कर लेते हैं। हमें अभी तक फ्लक्स का एक ही फॉर्मूला पता था, क्या, क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स निकलेगा स्टूडेंट्स उसकी वैल्यू होगी क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds। तो हम तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, तो हमने क्या किया, एक सरफेस मान ली जो कि क्लोज्ड है, हाइपोथेटिकल सरफेस है, इसको हम लोग गॉसियन सरफेस बोल रहे हैं। तो इससे जो फील्ड लाइंस है स्टूडेंट्स वो कैसी हैं, रेडियली, ठीक है, रेडियली बाहर निकल रही है। अच्छा, अब क्या है, यहाँ पे छोटा सा एरिया ले लिया हमने ds। अच्छा, इस ds की जो डायरेक्शन है स्टूडेंट्स वो भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। तो इस कंडीशन में जो एंगल बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में वो 0 डिग्री बनेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस छोटे से एरिया से जो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, यानी टोटल फ्लक्स जो पास हो रहा है स्टूडेंट्स, उसको हम लोग d phi से डिनोट कर रहे हैं, और d phi की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E डॉट ds, यानी E ds cos 0 cos थीटा, तो यहाँ पर थीटा कितना है, 0 डिग्री, तो E ds cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो यहाँ पे E ds हो गया स्टूडेंट्स। अब अगर आपको इस पूरी गॉसियन सरफेस से नेट फ्लक्स कितना निकल रहा है अगर हमें ये पता करना है, तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, उन सबका सम कर लेंगे, और सम हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन से करते हैं, क्लोज इंटीग्रल। ठीक है,
तो जैसे ही हम लोग क्लोज इंटीग्रल करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे d5 की जगह पे क्या आ जाएगा, EDS अभी निकाला हमने, तो इसकी जगह पे हम लोग EDS लिख सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है कि ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे r की वैल्यू सेम है, ठीक है, एक स्फेरिकल सरफेस मान लेते हैं हम लोग। तो स्फेरिकल सरफेस में क्या है, इस पॉइंट चार्ज से इस सरफेस की जो डिस्टेंसेस है यानी रेडियस ऑफ द स्फीयर वो सेम है। अगर रेडियस ऑफ द स्फीयर सेम रहेगी तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे कितना होता है स्टूडेंट्स, kq/r²। तो यहाँ पे इस सरफेस पे सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा तो जो चीज कांस्टेंट होती है वो इस इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती है, तो ये बाहर आ गई। तो अब क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds। इंटीग्रेशन ऑफ ds का मतलब है छोटे छोटे एरिया का सबका समेशन, यानी टोटल एरिया जो भी क्लोज सरफेस है उसका टोटल एरिया की बात हो रही है। और स्फेरिकल सरफेस का जो एरिया होता है स्टूडेंट्स वो कितना होता है, 4πr²। हमने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स वो कितना है, kq/r²। ये मतलब 1/4πε0 q/r², और यहाँ पर जो एरिया था वो 4πr²। तो स्टूडेंट्स 4 कैंसिल, r² से r² कैंसिल, ऊपर क्या बचा q, नीचे क्या बचा ε0। तो फाइनल हमारे पास क्या बचता है स्टूडेंट्स, q/ε0। तो स्टार्टिंग में से यही बोला था गॉस थ्योरम ने कि जो आपके पास फ्लक्स नेट फ्लक्स है उसकी वैल्यू q enclosed/ε0 के इक्वल है स्टूडेंट्स। तो ये गॉस थ्योरम यहाँ पे प्रूव होती है। फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का मतलब क्या है, तो सबसे पहले हम लोग ये बोल रहे हैं कि जो गॉस थ्योरम होती है वो क्या है। तो गॉस थ्योरम में हमें ये बताया कि जो फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाला उसकी वैल्यू होती है q enclosed/ε0। दूसरा फॉर्मूला भी होता है स्टूडेंट्स हमारे पास फ्लक्स का, EA cos थीटा। तो दो फॉर्मूले हैं, EA cos थीटा और दूसरा है q enclosed/ε0। तो कई सिचुएशन में जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अननोन होता है और साथ में ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन बनना है चार्ज का जो सिमेट्रिक है, ठीक है स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक जैसे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, एक आपके पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, तो सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखे हैं। उस कंडीशन में किसी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप गॉस थ्योरम को अप्लाई करके बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले पढ़े थे वो पॉइंट चार्जेस की वजह से पढ़े थे। अब अगर आपके पास एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स हो जाती है जिसमें सब जगह पे चार्ज फैला हुआ है और उसकी वजह से कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आप कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, दो मेथड है। पहला मेथड ये है कि इसको छोटे छोटे चार्जेस में डिवाइड करोगे, हर चार्जेस की वजह से उस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फाइंड करो, और फिर हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है, उसको अप्लाई करके आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। लेकिन ये बहुत ही डिफिकल्ट मेथड हो जाता है स्टूडेंट्स। तो कई सिचुएशन में जब हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हैं, सिमेट्रिक हैं, तो हम वहां पर गॉस थ्योरम अप्लाई करके बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला केस है स्टूडेंट्स इनफाइनाइट चार्ज वायर। आपके पास क्या है, एक स्ट्रेट वायर है जो कि चार्ज है और इसकी जो लेंथ है स्टूडेंट्स वो इनफाइनाइट है। तो मैंने ये डैश 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 से इसको रिप्रेजेंट किया है। अब इसकी वजह से मेरे को एक P पॉइंट है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए इसकी डायरेक्शन किधर है स्टूडेंट्स। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक पॉइंट एरिया O, तो O से हम लोग कुछ x डिस्टेंस ऊपर चले, वहां पे एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट हम लोग लेना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स। वहां पे एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट हम लोग लेना चाह रहे हैं। इसकी जो लेंथ है स्टूडेंट्स वो कितनी है, dl है, और इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है स्टूडेंट्स वो क्या है, लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू कितनी है, लैम्डा है। अब आप मेरे को बताओ, अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर आपको गिवन है और जो एलिमेंट आपने लिया उसकी लेंथ अगर आपको गिवन है, तो क्या आप उसके ऊपर चार्ज निकाल सकते हैं, यानी dq की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यानी लैम्डा इनटू dl। तो ये dq की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, यानी जो छोटा सा आपने चार्ज एलिमेंट लिया है उसके ऊपर कितना चार्ज है। सिमिलरली O से नीचे भी हम लोग x डिस्टेंस पे चले, वहां पर भी सेम छोटा सा एलिमेंट ले। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, सेम डिस्टेंस ऊपर नीचे लेने से हमारे पास क्या मिला हमें कि ये जो पॉइंट है P पॉइंट, उससे ये डिस्टेंस स्टूडेंट्स
इक्वल्स होगी, है ना। तो ये P पॉइंट पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि इस पॉइंट से यानी इस एलिमेंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस और इस एलिमेंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस इक्वल है। तो आप मेरे को ये बताओ कि अगर यहां पर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो ऐसे ही होगा D, इसकी वजह से होगा तो किधर होगा, ऐसे होगा D। अच्छा, दोनों के मैग्नीट्यूड भी इक्वल होंगे स्टूडेंट्स। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि चार्जेस के मैग्नीट्यूड इक्वल है, डिस्टेंसेस इक्वल है, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। ठीक है। अच्छा, ये भी एंगल भी क्या बना रहे होंगे, सेम बना रहे होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को हमें क्या करना है, वेक्टर सम करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको रिजोल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकल के आया है ना, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, रिजोल्व कर लेंगे, यानी कंपोनेंट्स बना लेंगे। तो कंपोनेंट जैसे बनाते हैं, ये इधर वाला कंपोनेंट आता है d cos थीटा, इधर वाला आता है d sin थीटा। सिमिलरली इसका ये वाला कंपोनेंट d cos थीटा, ये वाला d sin थीटा। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो तो कैंसिल आउट हो जाते हैं और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो बच जाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो गया। तो इन दोनों एलिमेंट्स की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आया। तो सिमिलरली आप दूसरा एलिमेंट और y डिस्टेंस में ले सकते हो, नीचे भी आपको y डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, तो इनका भी जो रिजल्टेंट आएगा वो इसी डायरेक्शन में आएगा। इस तरह से पूरे लीनियर चार्ज को आप छोटे छोटे चार्जेस के पेयर में डिवाइड कर सकते हो। उन पेयर का जो नेट चार्ज आएगा स्टूडेंट्स वो कैसा आएगा, हॉरिजॉन्टल आएगा। इसलिए इसकी जो डायरेक्शन है वो कैसी होगी, हॉरिजॉन्टल है वैसे तो, लेकिन इसके क्या है, ये परपेंडिकुलर है। इस चार्ज के ये जो लीनियर चार्ज है उसके क्या है स्टूडेंट, परपेंडिकुलर है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल गई। अब अगर डायरेक्शन पता चल गई तो अब हम लोग मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो हमने क्या किया, हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर गॉस थ्योरम अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो गॉस थ्योरम के लिए आपको सबसे पहले क्या करनी होती है, गॉसियन सरफेस चूज करनी पड़ती है। ऐसी गॉसियन सरफेस चूज करो जिसमें आपके पास जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो एनक्लोज हो जाए। तो यहाँ पर सिमेट्री से हमें ये पता चल रहा है कि अगर हम लोग गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल लेंगे तो इससे ये चार्ज एनक्लोज हो सकता है स्टूडेंट्स। पूरा ये वाला तो नहीं होगा लेकिन मैक्सिमम तो कवर हो गया। तो इस कंडीशन में हमने जो गॉसियन सरफेस ली है वो कैसी ली है, सिलेंड्रिकल ली है स्टूडेंट्स। अब क्या करना है, हमारे पास जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है उसमें से इधर से भी बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, इधर से भी फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी, इधर से भी निकलेंगी। तो जो फ्लक्स है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, ये क्लोज सरफेस तो बन गई, लेकिन इस क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स निकल रहा है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। मैं S1 फ्लैट सरफेस है, S2 भी आपके पास फ्लैट सरफेस है, S3 आपके पास कर्व्ड सरफेस है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये अगर मेरे पास ऐसा है सिलेंडर तो इसमें ये S1 है, ये S2 है और ये वाली जो है स्टूडेंट्स कर्व्ड सरफेस वो S3 है। ठीक है, अब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इन वाले पॉइंट्स के लिए इधर की तरफ है, इन वाले पॉइंट्स के लिए बाहर की तरफ ऐसा है, लेकिन है लेंथ के परपेंडिकुलर। तो अब मेरे को बताओ यहां पर इसका जो एरिया वेक्टर होगा, इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो गया स्टूडेंट्स, 90 डिग्री। सिमिलरली इसका एरिया वेक्टर, ये जो फ्लैट सरफेस है इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, नीचे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर। तो आपके पास अभी भी जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। लेकिन जो फ्लैट ये कर्व्ड सरफेस है इसके केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल होते हैं, यानी इनके बीच में जो एंगल होता है स्टूडेंट्स वो 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, थीटा 2 कितना आ गया 90 डिग्री, और आपके पास थीटा 3 की वैल्यू है 0 डिग्री। अब मेरे पास इस गॉसियन सरफेस से टोटल जो फ्लक्स निकलेगा उसकी वैल्यू हो जाएगी φ1 + φ2 + φ3। ठीक है, φ1 की बात कर रहे हो तो इसकी वैल्यू हो जाएगी e डॉट ds1 क्लोज इंटीग्रल, सेकंड वाले के लिए हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल e डॉट ds2, थर्ड वाले के लिए हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल e डॉट ds3। अब हमें पता है फर्स्ट और सेकंड सरफेस कैसी है, फ्लैट सर्कुलर सरफेसेस है, और इनमें एरिया वेक्टर ऐसा था और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा था, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, और साथ में cos 90 की वैल्यू थी 0। तो फर्स्ट और जो सेकंड टर्म्स है स्टूडेंट्स वो कितने हो गए, 0 हो गई, और आपके पास थर्ड वाली जो टर्म है वो बचेगी। अच्छा, cos 0 कितना हो गया, 1 हो गया, तो e ds3। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें e क्या है, कांस्टेंट है,
क्योंकि डिस्टेंस सेम है ना, यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो गया, तो इसको आप बाहर निकाल सकते हो। फिर क्या बचेगा, केवल ds3 का इंटीग्रेशन। ds3 का इंटीग्रेशन का मतलब है ये पूरी कर्व्ड सरफेस का एरिया। ये जो कर्व्ड सरफेस का एरिया होता है वो कितना होता है, 2 पाई rl, ठीक है, 2 पाई rl, क्योंकि इसकी जो रेडियस है वो r है और इसकी जो लेंथ है वो l है, तो इसका जो एरिया हो गया स्टूडेंट्स वो कितना हो गया, 2 पाई rl। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब नेक्स्ट केस देखते हैं स्टूडेंट्स, गॉस थ्योरम अप्लाई करके। फ्लक्स का एक फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, अब सेकंड फॉर्मूला लगाते हैं जिसमें फ्लक्स की वैल्यू होती है q enclosed upon epsilon naught। अच्छा, अब इसमें क्या है, इस गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, आगे कितना बाहर निकला उससे मतलब नहीं है, इसके अंदर कितना एनक्लोज्ड है, तो इसकी टोटल लेंथ कितनी है, l है। इसका आपके पास जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, लैम्डा है। तो अगर मैं लीनियर चार्ज डेंसिटी को टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास टोटल चार्ज एनक्लोज आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो q एनक्लोज की वैल्यू होगी लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे गॉस थ्योरम में हमने अप्लाई कर दी, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन क्या है, दोनों की दोनों फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो मैं फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर सकता हूं। तो हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, l से l कैंसिल हो गया, ये 2 पाई r कहां चल गया, नीचे चल गया, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, अननोन तो यही है ना, तो इसको यही रखा, बाकी सबको नीचे भेज दिया स्टूडेंट्स। अब क्या किया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो नीचे हो गया स्टूडेंट्स 2 × 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग k बोलते हैं, और ऊपर क्या आ गया 2, तो 2k और यहाँ पे लैम्डा के स्टूडेंट्स, तो 2k लैम्डा और यहाँ पे नीचे r बच गया था, तो इसको बोल सकते हैं 2k लैम्डा बाई r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आया स्टूडेंट्स 2k लैम्डा बाई r, ये तो मैग्नीट्यूड आया, और इसकी जो डायरेक्शन है वो किधर है, हमने अलग से पहले निकाली थी, इसकी डायरेक्शन लेंथ के परपेंडिकुलर है। इस लेंथ के परपेंडिकुलर एक वेक्टर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं जिसको हम लोग nk बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो nk क्या है, एक यूनिट वेक्टर है जो कि लेंथ के परपेंडिकुलर है। तो इस कंडीशन में मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2k लैम्डा बाई r nk। तो nk इसके डायरेक्शन दे रहा है, 2k लैम्डा बाई r इसका मैग्नीट्यूड दे रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हमारी वेक्टर फॉर्म हो गई। अगर मेरे को ग्राफ ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ हमें ड्रॉ करना है, तो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। आप देखें 2 कांस्टेंट, k कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, तो वेरिएबल कौन है, r और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है। इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो हमने फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम कर ली है।